हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 24 को लेकर हम लोग अपना डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि एग्रीकल्चर को लेकर बात करता है और 6 पार्ट्स अभी तक हम लोग इसके डिस्कस कर चुके हैं। पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हमने कुछ जाना कि वीड्स के बारे में, ठीक है ना, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल इफेक्ट्स क्या है वीड्स के, और उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात करी है कुछ टाइप्स ऑफ सॉइल्स की और जो सॉइल प्रोफाइल होता है उसके बारे में। ठीक है, तो आगे इसी से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड ही कुछ और कंसेप्ट्स है, उनके बारे में हम डिस्कशन जो है अपना आज के पार्ट में जारी रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ठीक है, और इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स में एनरोल करने के फायदे ये है कि आपको एड फ्री कंटेंट, यानी कि बिना किसी ऐड के वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स, चैप्टर वाइज क्विजेस वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल अपना जो है डिस्कशन हम एग्रीकल्चर को लेकर चैप्टर 24 पार्ट 7 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले टर्म की जो हम बात करेंगे आज वो है पोर्टजोलाइजेशन। ठीक है, पोर्टजोलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन की, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्टजोल्स एंड पोर्टजोलिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये सारी की सारी चीजें भी, हालांकि फिर से वही बात है कि ज्योग्राफी में हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी है कि पोर्टजोल का फॉर्मेशन क्या होता है, पोर्टजोलिक सॉइल वगैरह क्या होती है। ये एक बेसिकली नेगेटिव है कैल्सिफिकेशन का। ठीक है, कैल्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या है कि कैल्शियम जो है वो कंसंट्रेट हो जाता है कहां पर, बी होराइजन के लोअर पार्ट में। ठीक है, लेकिन पोर्टजोलाइजेशन में क्या है, वो लीचेस द एंटायर सोलम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। उसमें बेसिकली क्या है कि सारा का सारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो लीच हो जाता है, वो कहीं पर भी क्या है, कंसंट्रेट एज सच नहीं होता। द अदर बेसेस अलोंग विद द कैल्शियम आर आल्सो रिमूव्ड एंड द होल सॉइल बिकम्स डिस्टिंक्टली एसिडिक। ठीक है, और बाकी जो और बेसेस हैं, यानी कि एक तो ये कैल्शियम हो गया और बाकी जो और भी बेसेस हैं वो भी इससे सारा का सारा क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और पूरी की पूरी जो सॉइल है वो कैसी बन जाती है, एसिडिक बन जाती है। ठीक है, और ये प्रोसेस क्या है, इज एसेंशियली वन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एसिड लीचिंग। ये वन ऑफ द प्रोसेस किसकी है, एसिड लीचिंग की, दैट इज पोर्टजोलाइजेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज लेटराइजेशन। ये क्या है? द टर्म लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लेटर मीनिंग ब्रिक और टाइल एंड वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ हाई क्ले इंडियन सॉइल्स फाउंड इन मालाबार हिल्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। यानी कि इन सब जगह पर जो है ये पाई जाती है। ठीक है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिकली अ पर्टिकुलर सीमेंटेड होराइजन इन सर्टेन सॉइल्स व्हिच व्हेन ड्राइड बिकम वेरी हार्ड लाइक ब्रिक। ठीक है, तो इसमें इस तरीके का होराइजन होता है कि जब कोई भी सॉइल जो है अगर वो ड्राई हो, वो सूखे, तो वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है एज अ ब्रिक। तो वहीं से इसका नाम निकल के आता है लेटराइट। ठीक, लेटराइजेशन इज द प्रोसेस विच रिमूव्स सिलिका। सिलिका को ये रिमूव करती है, एंड इंस्टेड ऑफ सेस क्यू ऑक्साइड फ्रॉम द अपर लेयर्स एंड देयरबाय लीविंग सेस क्यू ऑक्साइड्स टू कंसंट्रेट इन द सोलम। ये सेस क्यू ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिकली इस तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का 3 पार्ट और बाकी किसी और का 2 पार्ट। जैसे कि एग्जांपल तौर पर आपको बताऊं Al2O3, ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में क्या है, 3 पार्ट ऑक्सीजन के हैं, 2 पार्ट एल्यूमिनियम के हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज सेस क्यू ऑक्साइड्स। तो इस लेटराइजेशन की प्रोसेस में क्या है कि जो सिलिका है वो रिमूव होता है, सेस क्यू ऑक्साइड जो है वो बना रहता है और वो अपर लेयर में बना रहता है। इसमें पूरा का पूरा क्या है कि वो कंसंट्रेट वहां पर हो जाता है। इसके बाद ग्लीजिएशन की हम बात करते हैं। तो ग्लीजिएशन जो प्रोसेस है इज द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्लेई या फिर ग्ले होरिजन इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉइल प्रोफाइल अबव द पेरेंट मटेरियल ड्यू टू पुअर ड्रेनेज कंडीशन, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड वेयर वाटर लो कंडीशंस प्रिवेल। एंड सच सॉइल्स को जो है हम हाइड्रोऑर्फिक सॉइल्स भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद जो अगला प्रोसेस है दैट इज सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन तो आप सैलाइन वर्ड से समझ सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स जैसे कि सल्फेट एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इन सॉइल्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्टी होराइजन। ठीक है, और ये
एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में जो है काफी ज्यादा पाया जाता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी एक टर्म पढ़ा है इन द डेजर्ट लैंडफॉर्म, दैट इज द प्लाया फॉर्मेशन। प्लाया बेसिकली क्या होता है कि जो इस तरीके का कोई एक लेक बना हुआ है, और जब वो लेक क्या होता है, पानी का लेक बना हुआ है, ठीक है, और जब वो लेक में से पानी क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो वो नीचे क्या है, क्या छोड़ता है, वो जो सॉल्ट है वो वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है ना, जो प्लाया बनता है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलती है, और वहीं पर ये सैलिनाइजेशन की प्रोसेस भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इट में ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू कैपिलरी राइज ऑफ सेलाइन ग्राउंड वाटर एंड बाय अनइंडेशन विद सी वाटर इन मरीन एंड कोस्टल सॉइल। तो यहां पर पाया जाता है सॉल्ट एक्यूमुलेशन जो है मे ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इरिगेशन और सीपेज इन एरियाज ऑफ इंपीडेड ड्रेनेज, ठीक है। सॉल्ट एक्यूमुलेशन जो है वो इरिगेशन और सीपेज की वजह से भी हो सकता है, जहां पर इंपीडेड ड्रेनेज है वहां पर, यानी कि जहां पर ड्रेनेज जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, वहां पर भी ये हो सकता है। इसके बाद डीसैलिनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, अब सैलिनाइजेशन जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट है, तो ये एक तरीके से रिमूवल ऑफ सॉल्ट होना चाहिए, है ना। तो इट इज द रिमूवल ऑफ एक्सेस सॉल्युबल सॉल्ट्स बाय लीचिंग फ्रॉम होराइजन्स और सॉइल प्रोफाइल that contained enough soluble salts to impair the plant growth by ponding water and improving the drainage conditions by installing artificial drainage network। तो वहां से हम क्या है, उसमें से salts को remove कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सोलोनाइजेशन या फिर एल्कनाइजेशन। इसमें क्या है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस ऑन द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्ले रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडिक सॉइल्स या फिर सोलोनेड्स। सॉल्यूशन में जितने भी कैटायंस होते हैं दे आर एंगेज्ड इन द रिवर्सिबल रिएक्शन विद द एक्सचेंज साइट्स ऑन द क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स। तो कैटायंस जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, और यहां पर बेसिकली क्या है कि सोडिक सॉइल्स जो है या फिर जो सोडियम आयन से प्रेजेंट सॉइल है वो यहां पर बनती है। नेक्स्ट प्रोसेस इज सोलोडाइजेशन या फिर डीएल्कनाइजेशन। इसमें क्या है, द प्रोसेस रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ, यहां पर से सोडियम आयंस देखिए जो है एक्सचेंज साइट में से क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन ऑफ क्ले। डिस्पर्जन अकर्स व्हेन सोडियम प्लस आयंस बिकम हाइड्रेटेड। जब सोडियम आयंस जो है वो हाइड्रेटेड हो जाते हैं तो इस तरीके का डिस्पर्जन होता है। मच ऑफ द डिस्पर्शन कैन बी एलिमिनेटेड इफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर कंसंट्रेटेड इन द वाटर विच इज यूज्ड टू लीच द सूनेस्ट। ये सबसे पहले लीच करते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि डिस्पर्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, एंड दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस कैन रिप्लेस द सोडियम ऑन एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स एंड द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम आर लीच्ड आउट। और उससे क्या होगा कि जो सॉल्ट है सोडियम के वो लीच हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक टर्म की, दैट इज डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एरिड और सेमी एरिड लैंड फॉल्स बाय एटलीस्ट 10% ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी एंड और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यानी कि जो एरिड और सेमी एरिड लैंड है उनकी जो प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, प्रोडक्टिव मतलब उनके वो कितना पैदावार हो सकती है, वो अगर कम से कम 10% कम हो जाए, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकती है या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो सकती है, तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा डेजर्टिफिकेशन, ठीक। इसके सिम्टम्स क्या है कि नेटिव वेजिटेशन जो है वो धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, विंड इरोजन जो है वो बढ़ रहा है, सैलिनाइजेशन बढ़ रहा है, वाटर टेबल में ड्रॉप हो रहा है, जो सरफेस वाटर सप्लाई है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर ये सारी की सारी चीजें आपको किसी भी एरिया में देखने को मिलती है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है, इसकी रेमेडी क्या है कि हम लोग ओवर ग्रेजिंग को जो है वो रिड्यूस करें, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करें, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म्स ऑफ प्लांटिंग, इरिगेशन एंड माइनिंग, इन सबको क्या करें, रिड्यूस करें, और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज और ग्रास उगाएं ताकि होल्ड कर सके हम किसको, सॉइल को होल्ड कर सके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डेजर्टिफिकेशन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सैलिनाइजेशन की, तो ये क्या है कि वाटर दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल एंड इवेपोरेट्स लीव बिहाइंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन द टॉप सॉइल। ये वही बात है कि वाटर जो है जो सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और जो इवेपोरेट कर जा रहा है, जो भाप बन के उड़ जा रहा है, उससे क्या होगा कि जो डिसॉल्व्ड सॉल्ट थे, अब पानी जो इवेपोरेट करेगा वो तो सिर्फ पानी इवेपोरेट करेगा, सॉल्ट थोड़ी करेगा, है ना। तो सॉल्ट वहीं पर रह जाएगा टॉप सॉइल में, तो दैट इज नोन एज योर सैलिनाइजेशन। सिम्टम्स क्या है, स्टंटेड क्रॉप ग्रोथ। जो क्रॉप की ग्रोथ है वो काफी स्टंटेड हो जाएगी, मतलब काफी छोटी हो जाएगी, यील्ड जो है वो काफी कम हो जाएगी, और इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा किसका, प्लांट लाइफ का, ठीक है। रेमेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो टेक लैंड आउट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ व्हाइल। लैंड को आप प्रोडक्शन से बाहर रखिए, मतलब कुछ समय तक उसमें प्रोडक्शन मत करिए, और या फिर अंडरग्राउंड परफोरेटेड ड्रेनेज पाइप्स का आप इंस्टॉल कीजिए। सॉइल को फ्लश कीजिए विद फ्रेश वाटर इनटू सेपरेट लाइंड इवेपोरेशन पॉन्ड्स। प्लांट हेलोफाइट्स उगाइए उसमें, यानी कि ऐसे प्लांट जो सॉल्ट लविंग होते हैं, यानी कि जो सॉल्टी वाटर में भी उग सकते हैं, जैसे कि बार्ले,
कॉटन, शुगर बीट एंड और सेमी ड्वार्फ वीट, इनको आप वहां पर उगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वाटर लॉगिंग कि वाटर लॉगिंग क्या होता है। वाटर लॉगिंग की डेफिनेशन देखें तो सैचुरेशन ऑफ सॉइल विद वाटर रिजल्टिंग इन द राइज इन वाटर टेबल। ठीक है, यानी कि सॉइल में जो है वाटर से वो क्या हो रही है, सैचुरेट हो रही है, और जिससे क्या होगा कि जो वाटर टेबल है उसमें राइज हो रहा है, वो बढ़ रहा है। सिम्टम्स की बात करें तो सैलाइन वाटर जो है एनवेलप्स डीप रूट किलिंग प्लांट्स, लोअर द प्रोडक्टिविटी एंड इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट लाइफ। सैलाइन वाटर क्या करता है कि डीप रूट्स को एनवेलप करता है, यानी कि चारों तरफ से जो डीप रूट किलिंग प्लांट्स हैं उनको घेरता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को कम करता है और इवेंचुअली क्या होगा कि जो प्लांट लाइफ है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। रेमेडिएशन यानी कि इससे बचा कैसे जा सकता है कि लेस वाटर डिमांडिंग प्लांट्स इन एरिया सब्सेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर वाटर लॉगिंग ज्यादा हो रही है वहां पर आप ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कम पानी की डिमांड करते हैं, यानी जिनका कम पानी में भी काम चल जाता है। ठीक है, कंजर्वेशन टिलेज फार्मिंग जो है उसको यूज करें। प्लांट वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट ट्रीज विद डीप रूट्स, ऐसे प्लांट को वहां पर लगाएं, ऐसे पौधों को वहां पर लगाएं जो कि वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर लॉगिंग रेजिस्टेंट है, जिनकी जो रूट्स हैं वो क्या है, काफी डीप है। ठीक है, टेक एन आउट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ वाइल। ठीक है, लैंड, सॉरी ये लैंड है, टेक लैंड आउट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ वाइल, यानी कि प्रोडक्शन में से आप लैंड को कुछ समय के लिए बाहर रख दीजिए। और पंपिंग स्टेशन जो है उनको इंस्टॉल कीजिए जिसमें ड्रेनेज पाइप्स हो जो कि कैचमेंट इवेपोरेशन बेसिन्स तक लीड करते हो। इस तरीके के पाइप्स वगैरह, पंपिंग स्टेशन वगैरह इंस्टॉल करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं लोम सॉइल जो है, यहां पर थोड़ा सा सॉइल्स के बारे में लिखा गया है कि जो लोम सॉइल्स हैं इसमें जनरली ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और ह्यूमस भी ज्यादा है सैंडी सॉइल से, बेटर इन्फिल्ट्रेशन है और ड्रेनेज देन सिल्टी सॉइल्स एंड आर इजियर टू टिल देन क्लेई सॉइल। तो ये लोमी सॉइल के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अगर जो आपकी टॉप सॉइल है वो ब्राउन या ब्लैक है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि वो नाइट्रोजन में रिच है और क्रॉप्स के लिए कैसी है, गुड है, अच्छी है। अगर टॉप सॉइल जो है वो ग्रे, येलो या रेड है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम होगा और वो क्रॉप्स के लिए अच्छी नहीं है। ठीक, इसके बाद अगर हम सॉइल इरोजन के स्टेजेस की बात कर लेते हैं, हालांकि ज्योग्राफी में बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात की है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला है स्प्लैश इरोजन। इसमें क्या है, ये फर्स्ट स्टेज है इरोजन प्रोसेस का। इट अकर्स व्हेन रेन ड्रॉप्स हिट द बेयर सॉइल। जब रेन ड्रॉप जो है वो बेयर सॉइल के ऊपर पड़ती है तो वहां पर स्प्लैश इरोजन स्टार्ट होता है। इस एक्सप्लोसिव इंपैक्ट की वजह से क्या है कि जो सॉइल एग्रीगेट्स हैं वो टूटते हैं, सो दैट द इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स आर स्प्लैश्ड ऑनटू द सॉइल सरफेस। ठीक है, जो इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर स्प्लैश करते हैं, तो ये स्प्लैश ओरिजन होता है। इसके बाद शीट इरोजन क्या है, इसमें यूनिफॉर्म मूवमेंट हो रहा है थिन लेयर ऑफ सॉइल का अक्रॉस एन एक्सपेंस ऑफ लैंड डिवॉइड ऑफ वेजिटेटिव कवर, यानी कि ऐसी लैंड जिसके ऊपर क्या है, वेजिटेटिव कवर नहीं है, वहां पर पूरी की पूरी जो लेयर है, थिन लेयर ऑफ सॉइल का ही यूनिफॉर्म मूवमेंट है, उसको बोला जाएगा शीट इरोजन। ठीक है, एक शीट के फॉर्म में मूव करेगा। रेन ड्रॉप्स क्या करते हैं, वो सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच करते हैं विच गो इनटू सॉल्यूशन एज रन ऑफ अकर्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड डाउनस्ट्रीम टू अ पॉइंट ऑफ डिपोजिशन। यानी कि जो रेन ड्रॉप्स वगैरह हैं ये सॉइल पार्टिकल्स को डिटैच करते हैं और ये जब रन ऑफ हो रहा है तो रन ऑफ में उसके साथ ये बह जाएंगे पानी के साथ सॉइल पार्टिकल्स, और ये किसी ऐसी जगह में चले जाएंगे डाउनस्ट्रीम जहां पर फिर जाके ये आगे पे कुछ समय के बाद क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, वहां तक ये ट्रांसपोर्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ शीट के फॉर्म में ये पूरा का पूरा मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद अगला जो है दैट इज रिल इरोजन। इसमें क्या है कि व्हेन शीट फ्लोज बिगेन टू कंसंट्रेट ऑन द लैंड सरफेसेस रिल इरोजन अकर्स। ठीक है, जब ये शीट फ्लोज जो है वो एक लैंड सरफेस पे कंसंट्रेट होने लगे तो क्या होगा, रिल इरोजन होने लगेगा। व्हाइल शीट इरोजन इज जनरली इनविजिबल, रिल इरोजन लीव्स विजिबल स्कोरिंग ऑन द लैंडस्केप्स। यानी कि जब शीट इरोजन होता है तो जनरली पता नहीं लगता क्योंकि पूरा का पूरा जो शीट है वो मूव करती है, ठीक है ना। लेकिन रिल इरोजन में क्या है, कुछ विजिबल मार्क्स या स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगी लैंडस्केप के ऊपर। और ये टाइप का इरोजन कब होता है, व्हेन द ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ रेन इंक्रीजेस एंड द रन ऑफ वॉल्यूम्स एक्सेलरेट। ये तब होगा, यानी कि अगर रेनफॉल कम है तो शीट इरोजन होगा, जब रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है, जब आपका रन ऑफ बढ़ रहा है तब इस तरीके का जो आपको रिल इरोजन देखने को मिलेगा। ठीक, इसके बाद अगला जो है दैट इज योर गली इरोजन। अब गली इरोजन क्या है कि रिल इरोजन इवॉल्व्स इनटू गली इरोजन एज द ड्यूरेशन और इंटेंसिटी ऑफ रेन कंटिन्यूज टू इंक्रीज एंड रन ऑफ वॉल्यूम्स कंटिन्यू टू एक्सेलरेट। यानी कि अगर और ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, या और ज्यादा रन ऑफ बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें के बाद क्या होगा कि जो रिल इरोजन है वो गली इरोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और गली क्या होती है, गली इज जनरली डिफाइंड एज एन स्काउड आउट एरिया दैट इज नॉट क्रॉसेबल विद टिलेज और ग्रेडिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो टिलेज और ग्रेडिंग इक्विपमेंट्स है उनसे क्या होगा, ये
क्रॉस नहीं किया जा सकता। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें कि जैसे मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, धीमे धीमे अगर बारिश हो रही है तो क्या होगा कि पहले पूरा का पूरा ये शीट के फॉर्म में मूव करेगा, ठीक है, पूरा का पूरा जो पानी है वो शीट के फॉर्म में मूव करेगा, वो शीट इरोजन हो गया। उसके बाद धीमे धीमे क्या होगा कि कुछ एरियाज में आपको इस तरीके के जो है निशान देखने को मिलेंगे। निशान मतलब अगर आपका जो पानी अगर ज़्यादा है, जो आप कह सकते हो रिल इरोजन, और अगर फिर ये पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाए। यानी कि अगर इसको आप फ्रंट एंड व्यू में देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि पहले ये शीट के फॉर्म में मूव कर रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर रिल के फॉर्म में मूव कर रहा है तो ऐसा कुछ बना, उसके बाद गली के फॉर्म में मूव करेगा तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। यानी कि लैंड अब आपकी सिर्फ यहीं पर रह गई, ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अ गली इरोजन, ठीक। इसके बाद कुछ टर्म्स दिए गए हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, आप लोगों के चैप्टर में ही दिए गए हैं ये। एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन मतलब एमोनिया से संबंधित होगा, ठीक है ना। प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया विद द एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स जो है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, उनका जब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होता है तो उससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो दैट इज नोन एज एमोनिफिकेशन। इसके बाद अगला है बॉर्डर क्रॉपिंग। बॉर्डर क्रॉपिंग क्या है, इज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स ऑन द बॉर्डर एरियाज ऑफ द प्लॉट और फील्ड, ठीक है। किसी भी प्लॉट के जो बॉर्डर एरिया है या फील्ड का बॉर्डर एरिया है वहां पर जब हम क्रॉप उगाते हैं तो उसको बोला जाता है बॉर्डर क्रॉपिंग। एग्जांपल है पोटैटो की अगर खेती हो रही है उसमें हम सैफफ्लावर जो है उसको एज अ बॉर्डर क्रॉप यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज योर बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन। ये क्या है, ये एक एफिशिएंट मेथड है इरिगेशन का क्लोज टू ग्रोइंग क्रॉप्स। इन दिस मेथड द फील्ड इज डिवाइडेड बाय लो फ्लैट लेवल्स इनटू सीरीज ऑफ स्ट्रिप्स ईच ऑफ विच इज फ्लडेड सेपरेटली, ठीक है। उसको जो है हम सेपरेटली फ्लडेड करके रखते हैं। इसके बाद एलेलोपैथी एक टर्म है, इज डिफाइंड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट ओवर द अदर क्रॉप स्पीशीज थ्रू द एक्सुडेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द रूट्स और द डिकम्पोजिशन ऑफ क्रॉप रेसिड्यूज, ठीक है। एलेलोपैथी एक क्या टर्म है कि जिससे एक क्रॉप जो है वो दूसरे या फिर एक प्लांट जो है वो किसी दूसरे क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है थ्रू द एक्सुडेशन। एक्सुडेशन का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि कभी आपको अगर चोट लग जाती है तो एक फ्लूइड निकलता है ना, जहां पर चोट लगी होती है वहां से एक फ्लूइड निकलता है, ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड, ठीक है। दैट इज नोन एज एक्सुडेशन। वो टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सुडेशन जो हो रहा है उसकी वजह से। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी प्लांट की रूट्स में से इस तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्सुडेशन होता है तो उससे जो आसपास की और स्पीशीज है उनको भी नुकसान पहुंचता है। दैट इज नोन एज एलेलोपैथी। इसके बाद C/N रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन टू द वेट ऑफ टोटल नाइट्रोजन इन द सॉइल, दैट इज नोन एज C/N रेशियो। इसके बाद चेक बेसिन एक टर्म है, ये क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन विद बेड्स एंड चैनल्स फॉर रिटेनिंग वाटर टू फॉर्म अ पॉन्ड, दैट इज नोन एज अ चेक बेसिन। इसके बाद अगला टर्म है हीविंग, इंजरी टू प्लांट्स कॉज्ड बाय लिफ्टिंग अपवर्ड ऑफ द प्लांट along with soil from its normal position in temperate regions where snowfall is common। तो हीविंग क्या है, जब हम प्लांट को उसकी मिट्टी के साथ अगर ऊपर उठाते हैं, ठीक है, टेम्परेट रीजन्स में जहां पर रेनफॉल स्नोफॉल ज्यादा और उसकी वजह से अगर प्लांट को कुछ इंजरी होती है तो दैट इज नोन एज हीविंग, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आपका है दैट इज कंटूर फार्मिंग, इज द फार्मिंग प्रैक्टिस ऑफ प्लोइंग अक्रॉस अ स्लोप फॉलोइंग इट्स एलिवेशन कंटूर लाइंस, दैट इज नोन एज कंटूर फार्मिंग। कि किसी हम स्लोप को जो है अगर प्लो करते चल रहे हैं उसके एलिवेशन कंटूर लाइंस के अलोंग तो उसको बोला जाएगा कंटूर फार्मिंग। इसके बाद नेक्स्ट होता है कवर क्रॉप्स, क्रॉप्स विच आर ग्रोन टू कवर द सॉइल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू लीचिंग एंड इरोजन। यानी कि इस तरीके की कोई क्रॉप्स जो सॉइल को कवर करने के लिए उगाई जाती है, ग्रो करी जाती है, ताकि सॉइल में से जो है मॉइस्चर का लॉस ना हो, ठीक है, लीचिंग की वजह से और इरोजन की वजह से, उसको बोला जाता है कवर क्रॉप्स। इसके बाद है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, द पीरियड और द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द क्रॉप व्हेन इट इज मोस्ट सेंसिटिव टू मॉइस्चर स्ट्रेस रिजल्ट्स इन यील्ड लॉस, उसको बोला जाता है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। हार्ड पैन क्या है, ये एक हार्ड और इम्परमिएबल लेयर है फॉर्म्ड इन द सॉइल प्रोफाइल बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल जैसे कि सॉल्ट, क्ले एक्सेट्रा विच इंपीड्स ड्रेनेज, जो ड्रेनेज को क्या करती है, रुकावट पहुंचाती है, बाधा पहुंचाती है। और ये इम्परमिएबल लेयर है, यानी कि इसके थ्रू क्या हो रहा है कि पानी जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जनरली किसकी बनी होती है, सॉल्ट्स और क्लेस की। इसके बाद कुछ होता है टर्म ग्रोथ रेगुलेटर, ये क्या टर्म है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच इन माइन्यूट अमाउंट मे पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, जैसे कि ऑक्सिन्स या साइटोकाइन्स, इनको बोला जाता है ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि ग्रोथ को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में यहां पर बताया गया है, जैसे कि हेलियोफाइट्स, ये क्या है,
दे आर प्लांट्स ऑफ सन लिविंग लविंग स्पीशीज, जो सूरज से प्यार करते हैं, सन लविंग स्पीशीज है। इनको इंटेंस सनलाइट चाहिए होती है अपने नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, दीज आर हेलियोफाइट्स। ठीक, इसके बाद अगला टर्म है सियोफाइट्स। सियोफाइट्स क्या है? दीज आर द प्लांट्स विच आर शेड लविंग, जैसे ये आपके सन लविंग थे, ये शेड लविंग है और इनको क्या है, कम लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद टर्म है हेलियोट्रोपिज्म, इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सन, यानी कि जो प्लांट का मूवमेंट है वो सन की तरफ होता है, दैट इज योर हेलियोट्रोपिज्म। जैसे कि सनफ्लावर, आपको पता है कि सनफ्लावर जो है उसका जो फेस है वो सन की तरफ को रहता है, दैट इज योर हेलियोट्रोपिज्म। ठीक, इसके बाद अगला है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या है? द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी की रिस्पॉन्स, ग्रेविटी को अगर रिस्पॉन्ड करते हुए जो ग्रोथ है वो उस तरीके का अगर मूवमेंट हो रहा है प्लांट का, तो उसको बोला जाएगा जियोट्रोपिज्म। जैसे कि जो ग्राउंडनट पेग है वो सॉइल में पेनिट्रेट करता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी के फोर्स की वजह से। ठीक है, इसके बाद एक टर्म है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या है? ये एक केमिकल होता है जो कि किसी अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ को या तो कम करने के लिए या फिर उसको मारने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एट्राजाइन। ठीक है, इसके बाद इंसेक्टिसाइड है। ये केमिकल है यूज्ड फॉर किलिंग द इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट को मारने काम आता है, जैसे कि एंडोसल्फान। इसके बाद है हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या है? देखिए, is the condition where plants do not exhibit visual symptoms of deficiency for a short supply of particular nutrients but will result in yield loss, यानी कि जिसमें प्लांट क्या है कि किसी भी चीज की, किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को दिखाएगा नहीं। ठीक है, उसको वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी, दैट इज नोन एज हिडन हंगर। ठीक, इसके बाद जो टर्म है दैट इज ह्यूमस। ये क्या है? ब्राउन और ब्लैक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, कंसिस्ट करता है पार्शली और होली डिकेड वेजिटेबल और एनिमल मैटर, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स के लिए और इंक्रीज करता है उसकी एबिलिटी ऑफ सॉइल टू रिटेन द वाटर। ठीक है, अगला टर्म है मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सॉइल सरफेस विद मटेरियल्स लाइक प्लांट रेसिड्यूज, स्ट्रॉ, लीव्स, प्लास्टिक फिल्म टू रिड्यूस द इवेपोरेशन, रेस्ट्रिक्ट वीड ग्रोथ एंड मेंटेन द सॉइल टेम्परेचर, यानी कि हम जो सॉइल के सरफेस को इस तरीके के मटेरियल से क्या करते हैं? ढक देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के मटेरियल से क्या करते हैं? ढक देते हैं, ताकि उसका जो इवेपोरेशन वगैरह है वो कम हो, उसकी वीड ग्रोथ कम हो और उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। उस प्रोसेस को बोला जाता है मल्चिंग। नेक्स्ट प्रोसेस जो है दैट इज योर पडलिंग। पडलिंग क्या है? इट इज द प्लोइंग ऑपरेशन कैरिड आउट इन स्टैग्नेटेड वाटर कंडीशंस टू क्रिएट एन इम्परवियस लेयर बिलो द प्लो पैन। जैसे कि हम लोग पानी के जब हम धान की खेती करते हैं, यानी कि राइस कल्टीवेशन जब हम करते हैं, तो वहां पर यही होता है कि जो फील्ड है वो उसमें पूरा का पूरा पानी भरा रहता है। ठीक है, स्टैग्नेटेड वाटर कंडीशन रहती है और उसके नीचे इम्परवियस लेयर जो है वो बनाई जाती है बिलो द प्लो पैन, तो उसको बोला जाता है पडलिंग। ठीक, इसके बाद है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये एक ओल्ड प्रैक्टिस है जिसमें हम कटिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट करते हैं फॉर कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एज लॉन्ग एज द सॉइल्स हैविंग फर्टिलिटी, यानी कि एक जगह पर हम क्या करते हैं कि वहां का जो फॉरेस्ट है उसको काटते हैं, क्लियर करते हैं, कुछ समय के लिए वहां पर क्रॉपिंग करते हैं जब तक उसकी फर्टिलिटी बनी हुई है। उसके बाद उस जगह को छोड़कर फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। जनरली जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं उनके द्वारा ये फॉलो किया जाता है और इसको बेसिकली हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो है ही, ठीक है, साथ ही साथ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, जूमिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, वो सब इसी के नाम है। ठीक, इसके बाद सब्सिडरी फार्मिंग क्या है? सेटल्ड फार्मिंग इन रिवर बैंक एंड स्ट्रीम्स इन एडिशन टू गैदरिंग एंड हंटिंग, दैट इज नोन एज सब्सिडरी फार्मिंग। इसके बाद सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है? कि रेजिंग द क्रॉप्स ओनली फॉर फैमिली नीड्स एंड नॉट फॉर कॉमर्शियल। ठीक है, यानी कि अपनी परिवार की जरूरतों के लिए अगर हम क्रॉप्स को उगाते हैं, जो भी किसान वगैरह है, तो उसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोला जाएगा। वो कॉमर्शियल पर्पज से उसका प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो इसका जो एक वर्ड है दैट इज ग्रो इट एंड ईट इट, यानी कि आप खुद ही उगाओ और खुद ही खा लो, उसको बेचना कहीं पर भी नहीं है, दैट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इसके बाद यहां पर एक सिस्टम दिया गया है दैट इज सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI। ये क्या है? देखिए, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जो है वो इमर्ज हुआ है 1980s में as a synthesis of locally advantageous rice production practices encountered in Madagascar by Fry Henry D. Lollin। ठीक है, इनके द्वारा कुछ एडवांटेजेस राइस प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस की गई, तो उसके बाद ये सिस्टम जो है इमर्ज हुआ है। इसमें होता क्या है? ये कॉम्बिनेशन है सेवरल प्रैक्टिसेस का। दोज इंक्लूड चेंजेस इन नर्सरी मैनेजमेंट, टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, वाटर एंड वीड मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें होंगी। It emphasizes altering of certain agronomic practices of the conventional way of rice cultivation। ठीक है, जो कन्वेंशनल प्रैक्टिस है राइस कल्टीवेशन की, उसमें थोड़ा सा उसको ऑल्टर करने के यहाँ पर जोर दिया जा रहा है।
और ऑल दीज न्यू प्रैक्टिसेस आर टुगेदर नोन एज सिस्टम्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसका प्रिंसिपल है मोर विद लेस, यानी कि कम चीजों से हम ज्यादा चीजों को ग्रो कर पाए। एसआरआई जो है वो कोई फिक्स्ड पैकेज नहीं है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का, बट अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन विद 4 मेन कंपोनेंट्स। इसमें जो 4 मेन कंपोनेंट है, पहला है कि सॉइल के फर्टिलिटी को मैनेज करना है, दूसरा है प्लांटिंग मेथड, तीसरा है वीड कंट्रोल एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब वीड कंट्रोल एक हो गया और चौथा हो गया वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। और राइस की जो यील्ड है वो कम पानी के साथ और कम केमिकल इनपुट के साथ भी जो है वो इसमें ज्यादा रही है, इसीलिए उसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो सिमिलर एक जो है प्रोग्राम है, कह सकते हैं आप, दैट इज सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव। इसमें क्या है, इज एन इनोवेटिव सेट ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग लेस सीड्स, जिसमें हम क्या है कम सीड्स का उपयोग करेंगे, रेजिंग सीड्स इन अ नर्सरी, सीड्स को जो है नर्सरी में क्या करेंगे, रेस करेंगे, ठीक है, और फॉलोइंग न्यू प्लांटिंग मेथड, जिसमें हम नए प्लांटिंग मेथड्स का यूज करेंगे, वाइडर सीड स्पेसिंग, यानी कि सीड के बीच की जो स्पेसिंग है वो ज्यादा रहेगी, बेटर वाटर एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो केन्स है यानी कि जो शुगर केन है उसकी जो यील्ड है उसको हम सिग्निफिकेंटली क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। एसएसआई मेथड जो है वो शुगर केन की यील्ड को बढ़ाते हैं बाय एटलीस्ट 20%, ठीक है, कम से कम 20% बढ़ाते हैं विद 30% लेस वाटर, यानी कि 30% कम पानी यूज करके और 25% जो है वो केमिकल इनपुट को कम यूज करके हम यील्ड को जो है वो 20% तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जो एसएसआई मेथड ऑफ शुगर केन कल्टीवेशन है इज इवॉल्व फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ मोर विद लेस फॉलोड इन एसआरआई, यानी कि एसआरआई जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन था उसमें जो हमने ये मोर विद लेस का जो एक प्रिंसिपल फॉलो किया था, उसी के आधार पर जो है फिर ये एसएसआई मेथड जो है शुगर केन के लिए भी यूज किया गया, ठीक है। और इंडिया में जो ये इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज बाय WWF ICRISAT कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इन 2009, तब से जो है ये चीज इन्वॉल्व जो है इंडिया में इवॉल्व की गई है। हालांकि बहुत नई नहीं है, पुरानी हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर जो है इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट से हम लोग जो है हमारे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको लेकर कंटिन्यू करेंगे इस कोर्स को, ठीक है। चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। फुल कोर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर भी आप जरूर एनरोल कर सकते हैं। उसके फायदे मैंने आपको पहले ही बता दिए कि एड फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, और ये सब चीज़ों के लिए आप कोर्स पे एनरोल कर सकते हैं। और काफ़ी रीजनेबल रेट्स में, अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। और कोर्स को एक्सेस करने में या कोर्स को परचेस करने में अगर कोई भी टेक्निकल क्वेरी आपको आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी कोई भी बात हमसे शेयर करने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।